क्वेश्चन नंबर 21, रमेश और उमेश दो पार्टनर हैं। कैपिटल के रेशियो में ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 मार्च 2023 की इनकी बैलेंस शीट दी है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। डिसोल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर कहा गया केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रमेश ने 50% स्टॉक टेक ओवर कर लिया है बुक वैल्यू से 10,000 कम वैल्यू पर। फर्नीचर उमेश ने टेक ओवर कर लिया है 50,000 रुपये में और मशीनरी को बेचा गया है 4,50,000 रुपये में। क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट किया गया है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर 1,60,000 जिसको कि 1,40,000 में पे किया गया है। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट किया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम एसेट्स को रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी? डेटर्स ट्रांसफ़र होगा, बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड एसेट है। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये चारों चीज़ें रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफ़र होंगी। उमेश करंट अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि उमेश का करंट अकाउंट कोई एसेट नहीं है जिसको कि बेचा जाए। उमेश के करंट अकाउंट को इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया जाएगा। तो डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए यहाँ पर ट्रांसफ़र करके। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। तो एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, यहाँ पे एसेट्स क्रेडिट हो गई, इसका मतलब उनके अकाउंट क्लोज हो गए। इसके बाद लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। 1,70,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, केवल वही ट्रांसफ़र होंगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए ये केवल तभी ट्रांसफ़र होता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम होता है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है, तो ये जो WCR है ये फ्री हो गया, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जर्नल रिजर्व ये फ्री रिजर्व है, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो है नहीं। इसके बाद रमेश का करंट अकाउंट, ये भी कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। रमेश का करंट अकाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये कैपिटल अकाउंट दिए हैं, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। कैपिटल अकाउंट भी क्लोज तो होंगे लेकिन ये रियलाइजेशन से क्लोज ना होकर इनका सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। तो हम केवल यहाँ पर क्रेडिटर्स को ही ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो भी एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं वो बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र होती हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो क्वेश्चन में एसेट लाइबिलिटीज़ के रियलाइजेशन और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी होगी उसे करेंगे। तो जैसे ये देखिए बताया है कि जो रमेश है वो 50% स्टॉक को टेक ओवर करके लेके गया है बुक वैल्यू से 10,000 कम पर। तो देखिए स्टॉक कितने का है? 1,30,000 रुपये का। 1,30,000 रुपये के स्टॉक का केवल वो 50% पार्ट लेके गया है। 50% मतलब 65,000 की बुक वैल्यू का स्टॉक उसने टेक ओवर किया है 10,000 कम पर। इसका मतलब इसने इसे 55,000 रुपये में टेक ओवर किया है। एसेट्स का रियलाइजेशन अकाउंट के CR से होता है। देखिए पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कि भाई क्या टेक ओवर किया है इसने? स्टॉक। कितने में टेक ओवर किया है? 55,000। इसके बाद बताया है कि फर्नीचर उमेश टेक ओवर करके लेके गया है 50,000 रुपये में और मशीनरी को बेचा गया है। देखिए फर्नीचर उमेश लेके गया है तो यहाँ लिखेंगे हम बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। ₹50,000 में इसने फर्नीचर टेक ओवर किया है। इसके बाद जो मशीनरी है उसे बेचा गया है, कोई पार्टनर टेक ओवर करके नहीं ले गया है, फर्म ने उसे बेचा है। तो जो भी एसेट्स फर्म सेल करती है तो उसको हम बाय कैश करके दिखाते हैं। यहाँ पर मशीनरी को बेचा गया है तो मशीनरी को 4,50,000 रुपये में बेचा गया है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। इसके बाद क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट किया गया है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होता है। फर्म ने फुल पेमेंट किया है तो टू कैश करके करेंगे। क्रेडिटर्स 1,70,000 के हैं तो पूरा 1,70,000 पे किया गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 1,60,000 की, उसका सेटलमेंट हुआ है 1,40,000 में। तो पेमेंट 1,40,000 का हुआ है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से ही होगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से
अब पेमेंट 1,40,000 हुआ है तो 1,40,000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी लायबिलिटी ना रह जाए जिसका कि पेमेंट ना हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स थे, उसका पेमेंट हो गया है। इसके बाद एसेट्स को आप देख लीजिए कि सारी एसेट्स रियलाइज हो गई कि नहीं। तो देखिए जो डेटर्स दिए हैं 2,40,000 के, इनके रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मिसिंग है। पुराना जो एडिशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो डेटर्स हैं उनसे 5% डिस्काउंट पर रियलाइज हुआ है अमाउंट, तो वो इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है। डेटर्स रियलाइज हुए हैं 5% डिस्काउंट पर। तो आप देखिए जो डेटर्स हैं 2,40,000 के हैं, 5% डिस्काउंट मतलब 2,40,000 का 5% 12,000, तो डेटर्स से हमें रियलाइज हुआ है 2,28,000। तो ये डेटर्स के नाम से आएगा इधर 2,28,000। इसके बाद देखिए जो स्टॉक था, स्टॉक का देखिए 50% तो रमेश ने टेक ओवर कर लिया था, वो हमने लिख दिया। बाकी 50% की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। देखिए आपको अगर किसी टेंजिबल एसेट के रियलाइज्ड वैल्यू की इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये मानते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है उतना ही रियलाइज हुआ है। तो जो बाकी का स्टॉक बचा है 50% 65,000 रुपये की बुक वैल्यू का, हम ये मान लेंगे कि इससे पूरा 65,000 ही रियलाइज हुआ है, क्योंकि जो स्टॉक है वो एक टेंजिबल एसेट है। अगर इंटेंजिबल एसेट है और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे जीरो मान लेते हैं। लेकिन जो टेंजिबल एसेट है जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, इनकी अगर आपको रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी होगी तो हम उसे मानेंगे कि उससे पूरा जितनी भी बुक वैल्यू है उतना ही रियलाइज हुआ है। तो हम जो स्टॉक है उसको बाय कैश में दिखाएंगे कि इससे 65,000 रियलाइज हुआ है। फर्नीचर ये पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था उमेश ने। मशीनरी इसकी सेल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो सारी एसेट्स रियलाइज हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करना है। उससे पहले हम ये जो कैश लिखा हुआ है टू कैश और बाय कैश, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। तो टू कैश का टोटल 1,70,000 और 1,40,000 3,10,000 हो गया, और इसका टोटल 7,43,000। अब हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करके लॉस या गेन जो भी आता है निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डेबिट साइड बड़ा है, लॉस आ रहा है, और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस आ रहा है 7,92,000। इस लॉस को हम रमेश और उमेश में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है कि जो इनकी कैपिटल का रेशियो है, और आप देखिए कैपिटल का रेशियो क्या है 7 और 3। तो 7 और 3 के रेशियो में हम 7,92,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके हिस्से में आ रहा है 5,54,400, और इसके हिस्से में आ रहा है 2,37,600। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। प्रदीप एंड राजेश ये पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। इन्होंने अपनी फॉर्म को डिसॉल्व किया है 31 मार्च 2018 को। प्रदीप को अपॉइंट किया है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट करने के लिए, और इसको 1,000 रुपये कमीशन दिया जाएगा इसके बदले में। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फॉर्म दी हुई है। बैलेंस शीट देखिए क्या है। बैलेंस शीट के बाद इन्होंने सारा बताया है कि कौन सी एसेट से कैसे क्या रियलाइज हुआ है। प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हुआ है, जो कि वाइफ का लोन एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स यूज टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। तो देखिए आधे जो डेटर्स हैं उससे तो 12,000 रियलाइज हुए हैं, बाकी आधे डेटर्स को क्रेडिटर्स के साथ सेटल कर दिया गया है। 25% क्रेडिटर्स के साथ उनका सेटलमेंट हो गया है। इन्वेस्टमेंट राजेश जो कि एक पार्टनर है वो ले गया है 27,000 रुपये में। बिल्डिंग से 1,52,000 रियलाइज हुआ है। रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट 2 महीने बाद होना था, लेकिन उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया गया, तो वहाँ से हमें 10% पर एनम का डिस्काउंट मिला है। बिल रिसीवेबल को 1,400 रुपये के लॉस पे सेटल किया गया है, मतलब 1,400 रुपये कम रियलाइज हुआ है बिल रिसीवेबल से। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,500 रुपये। तो देखिए सबसे पहला काम होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय एसेट्स को रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफ़र करना। तो बिल्डिंग को, इन्वेस्टमेंट को, डेटर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन के डीआर में, क्योंकि इन सारी एसेट्स को रियलाइज करना है। पीबीडी जो कि एसेट के अगेंस्ट बनाया गया प्रोविज़न है, ये रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल रिसीवेबल भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन के डीआर में। बैंक ये एक लिक्विड एसेट है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। P&L अकाउंट ये लॉस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कोई एसेट नहीं है।
लॉस है इसे पार्टनर्स में सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। गुडविल इसको भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए पहले हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और गुडविल। देखिए डेटर्स की बुक वैल्यू ट्रांसफर होती है और इसके अगेंस्ट जो पीबीडी बनाया हुआ है वो रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 4000 का पीबीडी बना हुआ है 34,000 के बुक वैल्यू के डेटर्स के अगेंस्ट, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। इसके बाद बिल रिसीवेबल है 37,400 के और गुडविल है 4,000। तो ये एसेट्स को ट्रांसफर करने का काम हो गया। इसके बाद हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ देखेंगे कौन सी हैं। तो देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, ये ट्रांसफ़र होंगे रियलाइजेशन के सीआर में। मिसेस प्रदीप लोन है, ये देखिए प्रदीप जो कि एक पार्टनर है उसकी वाइफ है, इसीलिए उसका जो लोन है वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इससे ट्रांसफ़र किया जाएगा। राजेश पार्टनर है, पार्टनर के लोन का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है, इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, देखिए ये जो रिजर्व बना हुआ है ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ है। एसेट के अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व बना हुआ होता है तो वो रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफ़र होता है, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या क्या ट्रांसफ़र करना है? क्रेडिटर्स, मिसेस प्रदीप लोन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो ये तो हो गया हमारे ट्रांसफ़र का काम। अब हम देखते हैं एसेट से क्या रियलाइज़ हुआ है, लायबिलिटीज़ का कैसे पेमेंट किया गया है। देखिए एसेट्स का रियलाइजेशन के सीआर से होगा, लायबिलिटीज़ और एक्सपेंस का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हुआ है, तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट, जो कि प्रदीप की वाइफ का लोन भी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होगा। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ्स लोन। तो प्रदीप की वाइफ का लोन 40,000 है, ये प्रदीप पे कर रहा है, तो इसीलिए प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में ये पैसे फॉर्म सीआर कर देगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बताया है हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज्ड 12,000 एंड रिमेनिंग यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। तो देखिए डेटर्स की बुक वैल्यू है 34,000 रुपये, इसमें से जो हाफ मतलब 17,000 के जो डेटर्स हैं इनसे रियलाइज हुआ है 12,000 रुपये। तो रियलाइज हुआ है तो हम इसे बाय कैश में दिखाएंगे। देखिए बाय कैश में फॉर्म कई सारी एसेट्स बेचती है, तो बार बार बाय कैश ना लिख के एक ही बार बाय कैश लिखेंगे और जो जो एसेट से रियलाइज हुआ है वो इकट्ठा हम अंदर लिखते जाएंगे। तो आधे डेटर्स से तो 12,000 रुपये रियलाइज हुए हैं, बाकी देखिए कितने के डेटर्स रह गए हैं, 17,000 रुपये की बुक वैल्यू के डेटर्स बच गए हैं और ये सेटल हो गए हैं। ये सेटल किससे हो गए हैं? क्रेडिटर्स के साथ। इसका मतलब इनके द्वारा क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन सारे क्रेडिटर्स सेटल नहीं हो गए इससे, केवल 25% क्रेडिटर्स। आप देखिए टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 के, 80,000 का 25% 20,000। तो इसका मतलब 17,000 रुपये की डेटर्स 20,000 के क्रेडिटर्स के साथ सेटल हो गए। अब ये 17,000 रुपये की डेटर्स यहाँ पर रियलाइज नहीं होंगे और 20,000 के क्रेडिटर्स का यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा, ये आपस में सेटल हो गए हैं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000, ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर राजेश ले गया है 27,000 रुपये में और बिल्डिंग से 1,52,000 रुपये रियलाइज हुआ है। तो देखिए जो पार्टनर ले गया वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। राजेश ले गया है तो राजेश कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया है? ये इन्वेस्टमेंट को, ये सारे ही इन्वेस्टमेंट ले गया होगा, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है कि ये कितने की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट ले गया है, तो हम ये मानेंगे कि ये पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट जो 30,600 की बुक वैल्यू के हैं उन्हें ये 27,000 रुपये में टेक ओवर करके ले गया है। बिल्डिंग से 1,52,000 रियलाइज हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ फर्म ने मार्केट में कैश में बेची है, 1,52,000 रुपये ये बाय कैश में आएगा। इसके बाद देखिए ये बताया कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स रह गए हैं उनका 2 महीने बाद पेमेंट होना है, लेकिन इमीडिएटली उनको पेमेंट किया गया है 10% के डिस्काउंट पर। तो देखिए क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा।
टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 रुपये के, लेकिन इसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स का तो सेटलमेंट हो गया है डेटर्स के साथ, उनका तो पेमेंट होगा नहीं, तो बाकी कितने के क्रेडिटर्स का पेमेंट होना है? 60,000 रुपये के। अब इन्होंने कितना डिस्काउंट दे दिया है? 10%, तो 60,000 का 10%, लेकिन देखिए यहाँ पे 10% के आगे पर एनम लिखा है। हम यहाँ पर क्रेडिटर्स का पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं, जबकि इनका पेमेंट 2 महीने बाद होना है। तो ये जो 10% है ये केवल हमें 2 महीने के लिए डिस्काउंट मिलेगा, 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। 60,000 पर 10% की रेट से 2 महीने का डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 आएगा। तो देखिए 60,000 के क्रेडिटर्स में 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो फर्म को पे कितना करना पड़ेगा? 59,000। तो फर्म ने पे किया है तो टू कैश में आएगा क्रेडिटर्स 59,000। और भी पेमेंट हुए होंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर ही लिखते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद बताया है कि जो बिल रिसीवेबल हैं वो 1400 के लॉस पर सेटल हुए हैं। बिल रिसीवेबल फॉर्म के लिए एसेट है, फॉर्म को ये रियलाइज़ करना है, तो बाय कैश में आएगा बिल रिसीवेबल। देखिए कितने के हैं? 37,400, 1400 का लॉस हुआ है, इसका मतलब इससे रियलाइज़ हुआ होगा 36,000। 37,400 माइनस 1400। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस बताए हैं 2,500, तो ये फॉर्म ने ही बियर किए हैं, फॉर्म ने ही पे किए हैं, इसीलिए रियलाइजेशन में DR होगा। अब हम देख लेते हैं कोई लायबिलिटी पे होने से या कोई एसेट रियलाइज होने से तो नहीं रह गई है। देखिए PBT ये कोई लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स पेमेंट हो गया, 20,000 सेटल हो गए थे, 60,000 के पेमेंट को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। और मिसेज प्रदीप लोन यहाँ पे सेटल हो चुका है, प्रदीप ने पेमेंट करना है अपनी वाइफ के लोन का। IFF ये कोई लायबिलिटी नहीं है जिसका कि हम पेमेंट करें। बिल्डिंग रियलाइज हो गई, डेटर्स रियलाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गए, यहाँ पर पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया था। बिल रिसीवेबल रियलाइज हो गए। गुडविल, देखिए गुडविल रियलाइज नहीं हुई है, तो हम क्या मानेंगे कि गुडविल से कितना रियलाइज हुआ है? देखिए अगर आपको किसी इनटेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे 0 मान लेते हैं। तो हम देखिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसके रियलाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे 0 मान लेंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। केवल एक चीज़ रह गई है। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले कहा गया था कि जो प्रदीप है उसको रियलाइजेशन के काम के लिए अपॉइंट किया गया है और इसके बदले में उसे 1,000 कमीशन मिलेगा। ये कमीशन फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन के DR में आएगा, लेकिन टू कैश में नहीं दिखाएंगे। पार्टनर है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये है रेम्यूनरेशन 1,000 रुपये। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करके निकालेंगे रियलाइजेशन का गेन या लॉस। तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो गेन आ रहा है, वो गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 30,500 का गेन आया है। तो ये देखिए यहाँ पर पार्टनर हैं प्रदीप और राजेश, उनमें ये 3 और 2 इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांटेंगे, तो 18,300 और 12,200 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आशीष और कनव ये 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। इनकी ये बैलेंस शीट दी है, इधर इन्होंने डिसोल्यूशन किया है। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आशीष फर्नीचर को टेक ओवर करके लेके गया है 38,000 में, और आशीष अपनी वाइफ का लोन भी पे करेगा। डेटर्स से 18,500 रुपये रियलाइज़ हुए हैं। प्लांट से 10% मोर, मतलब 10% ज़्यादा रियलाइज हुए हैं, बुक वैल्यू से 10% ज़्यादा। कनव ने 40% स्टॉक टेक ओवर किया है 20% कम पर, मतलब बुक वैल्यू से 20% कम वैल्यू पर उसने स्टॉक टेक ओवर किया, लेकिन पूरा स्टॉक टेक ओवर नहीं किया, केवल 40% स्टॉक उसने टेक ओवर किया है, और बाकी का जो स्टॉक है वो 10% के गेन पर बेच दिया गया है। ट्रेड क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया फुल सेटलमेंट में। तो देखिए यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब अब ना तो ट्रेड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा और ना ही इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया जाएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ई वाला पॉइंट दिया है कि कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। कनव को ये पूरा काम दिया गया है और इस काम के बदले में कनव को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 12,000 का, और कनव को ही रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने होंगे। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कनव को बियर करने हैं, तो पेमेंट किसने किया है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअल में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो 8,000 हुए हैं,
पेमेंट किसने किया है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर ने ही इसका पेमेंट किया होगा जिसने कि इसको बियर किया है। तो ये वाले 8,000 रुपये रियलाइजेशन में आएंगे नहीं, केवल ये जो 12,000 कनव को रेम्यूनरेशन दिया गया है यही आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। बैंक ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि ये एक लिक्विड एसेट है। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इन्हें हम रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर करेंगे। P&L ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है, ये लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ें रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर होंगी। तो देखिए एसेट्स ट्रांसफर हो गई। इसके बाद काम होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करने का। ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए जाएंगे रियलाइजेशन के सीआर में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ट्रांसफर होगा। मिसेस आशीष का लोन भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये भी ट्रांसफर होगा। कनव पार्टनर है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड तभी ट्रांसफर होता है अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम हो, लेकिन यहाँ पर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बताया है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एसेट के अगेंस्ट बनाया गया रिजर्व है, ये तो ट्रांसफर होगा। इसके बाद कैपिटल दी है, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती, इनका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो देखिए ट्रांसफर करते हैं। पहले ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 60,000 ट्रांसफर कर दिए। ये मिसेस आशीष जो कि पार्टनर है, उसकी वाइफ है, उसका लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर का तो पूरा काम हो गया। अब हम देखते जाएंगे एसेट से क्या रियलाइज हुआ है, लायबिलिटीज और एक्सपेंस का कैसे पेमेंट किया गया है। आशीष ने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया है 38,000 में, और वो अपनी वाइफ का लोन भी पे करेगा। तो देखिए एसेट टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन के सीआर में आएगा बाय आशीष कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसने फर्नीचर टेक ओवर किया है 38,000 में, और ये जो लायबिलिटी है 9,000 रुपये का मिसेस आशीष का लोन है, ये भी आशीष पे करने के लिए एग्री हुआ है, तो इसे टू आशीष कैपिटल के नाम से ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ्स लोन। तो बड़ा सिंपल सा है, एसेट रियलाइजेशन के सीआर में जाके रियलाइज होती हैं और लायबिलिटीज और एक्सपेंस का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होता है। इसके बाद डेटर से रियलाइज हुआ है 18,500, प्लांट से 10% मोर। तो देखिए रियलाइज हुआ है फॉर्म को तो बाय कैश में आएगा। डेटर से 18,500 रियलाइज हुआ है और प्लांट से 10% मोर। देखिए प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है, 2,10,000। और 10% मोर मतलब 2,10,000 का 10% 21,000, तो इससे कितना रियलाइज हुआ है, 2,31,000। तो इसे हम बाय कैश में दिखाएंगे 2,31,000। इसके बाद देखिए कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो देखिए पहले हम पूरा स्टॉक देखते हैं कितने का है। पूरा स्टॉक है 24,000 रुपये का। इस 24,000 के स्टॉक में से 40% स्टॉक, 2,24,000 का 40% हो गया 9,600। ये तो पार्टनर ने कनव ने टेक ओवर कर लिया है बुक वैल्यू से 20% कम पे। तो देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 9,600, 40% पार्ट की, इसमें से 20% कम कर देंगे 1,920 रुपये। 9,600 का 20% 1,920 रुपये कम कर देंगे। इसका मतलब कनव ने इसे टेक ओवर किया है 7,680 रुपये में। और बाकी जो स्टॉक रह गया है देखिए 40% के बाद कितना रह गया, 60%। तो 24,000 का 60% मतलब 14,400 रुपये का स्टॉक रह गया है, और इसको 10% ज़्यादा पर बेच दिया गया है, तो 1,440 हो गया। मतलब इससे फर्म को रियलाइज़ हुआ है 15,840। इससे तो फर्म को कैश रियलाइज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम जो स्टॉक का जो पार्ट नगद बेचा गया है वो बाय कैश में आएगा 15,840, और जो पार्ट पार्टनर ने टेक ओवर किया है वो आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कनव्स कैपिटल के नाम से आएगा 7,680। इसके बाद दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसका इफेक्ट ये रहेगा कि अब हमें ट्रेड क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना,
इन्वेस्टमेंट को रियलाइज नहीं करना। इसके अलावा जो कनव को काम दिया गया था डिसोल्यूशन का, इसके बदले में उसे 12,000 रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस उसी को बियर करने हैं और जो कि उसी ने पे किए हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ केवल जो रेम्यूनरेशन है वो दिया जाएगा। 12,000 रेम्यूनरेशन दे दिया। देखिए अब हम देख लेते हैं कि कोई लायबिलिटी पे होने से रह तो नहीं गई है। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट यहाँ से नहीं हुआ है, एसेट के साथ क्रेडिटर्स सेटल हो गए हैं, तो इसीलिए इसका कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफ, देखिए ईपीएफ के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताते तो उसका फुल पेमेंट किया जाता है। तो 60,000 से फॉर्म फुल पेमेंट करेगी कैश में। मिसेस एस लोन, तो यहाँ देखिए आशीष ने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हुआ है तो उसका पेमेंट हो चुका है। इसके बाद आईएफआर, ये कोई लायबिलिटी नहीं है जिसका कि हमें पेमेंट करना पड़े। इसके बाद स्टॉक, ये रियलाइज हो चुका है पूरा। डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं। फर्नीचर रियलाइज हो चुका है। प्लांट रियलाइज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अब हम रियलाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्रेडिटर्स ने सेटलमेंट में ले लिए हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम डिफरेंस करके देखेंगे गेन आ रहा है या लॉस। तो देखिए यहाँ पर हमने बैलेंसिंग की है तो यहाँ पर 20,020 रुपये का गेन आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है। और ये जो गेन है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आशीष और कनव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 में। तो इसके हिस्से में आएगा 12,012, इसके हिस्से में आएगा 8,008। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। रामू, लक्ष्मण और भरत ये 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दी हुई है 1,80,000 और 60,000। देखिए ये जो कैपिटल है ये 1 अप्रैल 2021 की है जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-3। अब 31 मार्च 2022 को फर्म को लॉस हुआ है 50,000 रुपये का और इस साल में पार्टनर्स ने 10,000 रुपये हर एक पार्टनर ने विड्रॉ भी किया है पर्सनल यूज़ के लिए। अब 31 मार्च 2022 मतलब पहले साल के ही एंड में इन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया है और उस डेट को मतलब 31 मार्च 2022 को क्रेडिटर्स का बैलेंस था 24,000 और फर्म का जो कैश बैलेंस था वो था 4,000 रुपये। एसेट से रियलाइज हुआ है 3 लाख रुपये और क्रेडिटर्स को पे किया गया है 23,500 रुपये इन फुल सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट तभी बन सकता है जब हमारे पास एसेट्स की बुक वैल्यू हो। यहाँ पर हमारे पास एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू तो है लेकिन बुक वैल्यू नहीं है। तो देखिए अगर आपको बुक वैल्यू ना दी हुई हो तो हम बुक वैल्यू निकालने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती है वो उसी तारीख की बनती है जिस तारीख को डिसोल्यूशन हुआ है। तो 31 मार्च 2022 की हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास 31 मार्च 2022 की पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर हमें पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल का दिया हुआ है। तो देखिए 1 अप्रैल का बैलेंस हम यहाँ लिखते हैं पहले। ये तो इनका 1 अप्रैल की कैपिटल का बैलेंस है। अब इस साल इन पार्टनर्स को लॉस भी हुआ है, ड्राइंग भी की है, तो उन चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, मतलब ईयर के एंड में उनकी कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा। तो देखिए लॉस हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा 50,000 का लॉस। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-3-3 है तो उसमें बटेगा 20,000, 15,000 और 15,000। और जो इन्होंने ड्राइंग की है वो भी इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाएगी। तीनों ने 10,000 रुपये निकाले हैं। अब देखिए जो इनकी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो हमारा 31 मार्च 2022 की कैपिटल का बैलेंस होगा। तो यहाँ से देखिए कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 70,000, 55,000 और 35,000। ये हमें पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस मिल गया है 31 मार्च 2022 का। अब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल को ही लिख देंगे। ये कैपिटल के बैलेंस देखिए अभी हमने जो पीसीए बनाया था वहां से निकल के आए हैं। तो ये टोटल कैपिटल है 1,60,000। इसके अलावा देखिए बैलेंस शीट की क्या क्या चीजें दी हुई हैं। एक तो क्रेडिटर्स 24,000 के थे वो हम लिखेंगे और कैश बैलेंस है 4,000 रुपये। तो यहाँ हम क्रेडिटर्स लिख देंगे।
और यहाँ पर कैश का बैलेंस लिख देंगे 4000। अब देखिए, अब हमें सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू मिल जाएगी। इधर का टोटल देखिए 1,84,000 है, तो इधर का भी 1,84,000 होगा। 4000 कैश है, तो एसेट्स की बुक वैल्यू है 1,80,000। तो यहाँ से हमें एसेट्स की बुक वैल्यू बैलेंसिंग फिगर में मिल गई। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, जो एसेट्स आई है उसे यहाँ रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर किया जाता है। सन्ड्री एसेट्स इनकी बुक वैल्यू को 1,80,000। क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटी है वो यहाँ रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर होती है 24,000 के क्रेडिटर्स से। अब यहाँ पर बताया गया है कि एसेट्स से रियलाइज हुआ है 3 लाख रुपए और लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है 23,500 रुपये। तो पेमेंट लायबिलिटीज का रियलाइजेशन के डीआर से होता है टू कैश। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है 23,500 रुपये। एसेट रियलाइज होती है रियलाइजेशन के सीआर से, बाय कैश लिखेंगे एसेट्स 3 लाख रुपये। इसके अलावा कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो कैश टू कैश 23,500 है और बाय कैश 3 लाख है। अब हम डिफरेंस करेंगे तो देखिए, यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है, मतलब गेन आ रहा है। ये गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,20,500 रुपये का। राम लक्ष्मण भरत में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-3-3 में 48,200, 36,150, 36,150। तो ये इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से करना स्टार्ट करेंगे।